यदि आप संभोग करने के लिए कैपेबल हैं और आप किसी गैर स्त्री को प्रेग्नेंट करने की चाहत रखते हैं तो आज की कहानी है वो आप ही के लिए है। बने रहिएगा हमारे साथ। इस कहानी की शुरुआत जो है वो बिहार से होती है। बिहार में एक गांव है नवादा। इसी नवादे गांव का एक लड़का है जिसको लोग मुन्ना कहते हैं। ये मुन्ना जब नौजवान होता है तो काम की तलाश में राजस्थान चला जाता है। राजस्थान के जो अरावली रेंज का जो क्षेत्र है उसे मेवाड़ कहते हैं। इसी मेवाड़ क्षेत्र में मुन्ना उसको कोई छोटा मोटा काम मिल जाता है। यहाँ पर ये तकरीबन 5 से 6 साल तक रहता है। इस काम के दरमियान उसकी जो मित्रता है कुछ ऐसे लोगों से हो जाती हैं जो साइबर ठगी के माहिर थे। इन्हीं साइबर ठगों के साथ मुन्ना का उठना बैठना शुरू हो जाता है। अब जब मुन्ना की संगति जब साइबर ठगों के साथ थी तो मुन्ना ने भी मानस बना लिया था साइबर ठगी का। मुन्ना समझ चुका था कि गरीबी से पार पाना है तो ये मजदूरी और छोटे मोटे काम से कुछ नहीं होगा, कुछ बड़ा हाथ मारना होगा। इसलिए मुन्ना स्वयं सोचता है कि क्यों ना मैं भी साइबर ठग बन जाऊं। इन्हीं सब जो ठग थे उनके साथ मुन्ना भी साइबर ठगी का काम सीख लेता है। और साइबर ठगी का काम सीखने के लिए जब मुन्ना साइबर ठगों की दुनिया में प्रवेश करता है तब मुन्ना एक बात समझ जाता है, और वो बात ये है कि जिस तरीके से ये साइबर ठगी होती हैं अब तो आम हो चुकी हैं। मसलन किसी को फ़ोन करो, उसकी CVV नंबर लो, OTP लो, और ये तो अब आम होने की वजह से आम पब्लिक भी सतर्क हो चुकी है। ठगी में कुछ नया करना पड़ेगा। इसी नए विचार के साथ मुन्ना मेवाड़ से पहुंच जाता है नवादा अपने गांव। जब घर जाता है तो माता पिता को ये कन्विंस करने में सक्सेस हो जाता है। कन्विंस किया कि अब मैं बाहर कमाने के लिए नहीं जाऊंगा। बाहर से मैं एक नया काम सीख कर आया हूँ, मछली पालन का। इस काम में मुनाफा खूब है और ये मछली पालन गांव में रहकर ही की जा सकती है। मुन्ना के माता पिता को लगता है कि मुन्ना बाहर से कोई नया काम सीख करके आया है, घर का घर रहेगा और यहाँ पर पैसे भी कमाएगा तो अच्छा है, इसलिए वो उसे अलाउ कर देते हैं। मुन्ना अपने तय प्लानिंग के मुताबिक गांव के बाहर जो तालाब होता है उसको सफाई करवाता है। सफाई करवाने के बाद तालाब के पास ही एक ऊंचा मसान बनवाता है। ये मसान इतना बड़ा होता है कि उसके ऊपर तकरीबन 20 से 25 लोग आराम से बैठ सके। मुन्ना इस मसान की जानबूझकर ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा रखता है। उसके पीछे उसके 2 मकसद होते हैं। एक तो ये मसान ऊंचाई पर होने की वजह से एज ए टावर काम कर रहा था। दूसरा, ऊंचाई पे होने की वजह से आसपास के क्षेत्र में आराम से नज़र रख सकता था, यानी दूर दूर तक यदि कोई व्यक्ति उसकी तरफ आ रहा हो तो आराम से देख सके। ये सारा काम चल रहा था। उसके बाद मुन्ना का दूसरा स्टेप था उसी के गांव के कुछ पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को अपने इस काम में शामिल करना। वो उनको मछली पालन की ट्रेनिंग के बहाने के तहत मुन्ना उनको अपने साथ मिला लेता है और उनको साइबर ठगी का पूरी ट्रेनिंग देता है। ये जब साइबर ठगी की ट्रेनिंग देता है तब जो गांव के जो नवयुवक होते हैं वो मुन्ना को कहते भी है कि हमें क्या मिलेगा। मुन्ना उन्हें पूरे 30% का लालच देता है। अब जब गांव के पढ़े हुए बेरोजगार नौजवान जो ठीक ठाक हिंदी बोल लेते थे, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जान लेते थे, और उनको 30% आय का लालच दिया गया तो उनके लिए 30% बहुत बड़ी बात थी। मसलन किसी से 100 रुपये ठगे तो 30 रुपये उनके। वो सारे के सारे नौजवान मुन्ना के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुन्ना अपने पास कुछ पैसे थे, उसे मोबाइल फ़ोन खरीदता है, सिम कार्ड्स खरीदता है, प्रिंटर्स वगैरह खरीदता है, यानी वो ठगी के वो सारे सामान खरीद के साजो सामान से वो तैयार कर लेता है कि उसे ठगी कैसे करना है। ये सब काम चल रहा होता है तब मुन्ना के शातिराना दिमाग के तहत वो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर एक एडवर्टाइजमेंट चलाता है। एडवर्टाइजमेंट होता है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, जिसके तहत बाकायदा एक व्यक्ति जो इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में होता है और उसके डिस्क्रिप्शन में बाकायदा ये बात भी लिखी हुई होती है कि हम लोग समाज सेवा के तहत ये जॉब चला रहे हैं। इसके तहत जो महिलाएं लंबे समय तक प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं उन्हें प्रेग्नेंट करना है, और बदले में जो पुरुष उन महिलाओं को प्रेग्नेंट करेगा उनको पैसे भी मिलेंगे। अब भारतीय पुरुष स्वभाव से लंपट तो होता ही है। उस एडवर्टाइजमेंट में गोरी गोरी महिलाएं, उनके साथ संबंध बनाना, उन्हें प्रेग्नेंट करना और पैसे भी मिलेंगे। तो पुरुष चाहतवश उस जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर क्लिक कर देता है। जो इस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद उस कंपनी की और डिटेल सामने आती है
उसमें बाकायदा लिखा हुआ होता है कि हम भारतीय कानूनों के तहत रजिस्टर्ड कंपनी हैं और ये कंपनी कुछ सक्षम लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। हमारी जो कंपनी है उसमें मकसद केवल और केवल समाज सेवा है, जनहितार्थ के लिए कंपनी है। और जनहितार्थ कैसा? वो महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी हैं, बहुत बरस हो चुके हैं, उनको किसी भी प्रकार की संतान नहीं है क्योंकि उनके पति उनको संतान देने में सक्षम नहीं है। महिलाएं सब जगह ट्रीटमेंट लेके थक हार चुकी हैं। इसीलिए हमारी कंपनी उन महिलाओं को प्रेग्नेंट करेगी। और वो प्रेग्नेंट करेगा कौन? आप। यानी जो इंसान ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब है वो ज्वाइन करना चाहेगा, उसके एवज में उसको काम करना होगा। काम क्या करना होगा कि हमारे पास जो गोरी खूबसूरत महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं उनको प्रेग्नेंट करना है और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। यानी आपको फ्री में नहीं करना है। आप किसी महिला को प्रेग्नेंट करने में सफल हो गए तो आपको पूरे 13 लाख रुपए दिए जाएंगे और किसी कारणवश यदि आप उसे प्रेग्नेंट नहीं कर पाए तो आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी मिनिमम 5 लाख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब भारतीय पुरुष इस लालचा में फंस जाता है, एक तो पराई स्त्री, फिर पैसा और मिल रहा है, तो उस कंपनी के और डिटेल में जाता है। तो और डिटेल में जाता है तो और वो होता है कि आपको कंपनी ज्वाइन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस 799 रुपये पे करने होते हैं। पुरुष सोचता है कि 799 की तो बात है, लाखों रुपए मिल रहे हैं, किसी औरत के साथ संबंध बनाने को और मिलेंगे। वो 799 रुपये पे कर देता है। जब पे करता है तो सामने से कंपनी की तरफ से और आपको सूचनाएं दी जाती है और वो सूचना ये होती है कि आपको एक एफिडेविट बना के देना होगा। उस एफिडेविट पे बाकायदा लिखना होगा कि मुझे किसी गैर स्त्री के साथ संबंध बनाने में कोई ऐतराज़ नहीं है, नहीं मेरे परिवार के किसी सदस्यों को ऐतराज़ है। पुरुष पुनः सोचता है भला मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है, और रही बात परिवार की तो उन्हें बताऊंगा भी नहीं। तो वो एफिडेविट के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद बाकायदा पुरुष से को सरकार से द्वारा मान्यता प्राप्त जो आइडेंटिटी कार्ड है उसकी प्रतिलिपि मांगी जाती है, मसलन आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी। और ये एफिडेविट भी मांगा जाता है। इस बहाने पुरुष से कुछ और पैसे भी ले लिए जाते हैं। अब पुरुष चूंकि अब तक लालसा में फंस चुका था, वो पैसे और 2000-3000 के आसपास दे देता है। ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जब ये प्रक्रियाएं चलती हैं उसके बाद उस पुरुष के पास कुछ फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं और फोटोग्राफ्स भेजने के बाद उस पुरुष जो हैं उसको ये बताया जाता है कि ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये महिलाएं आपके साथ संबंध बनाने के लिए तत्पर हैं। इनको आपका जो प्रोफाइल भेजा गया था इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अच्छा, जो पुरुष कोई प्रोफाइल भेजने में सक्षम नहीं होते थे, मसलन ये एफिडेविट देने में सक्षम नहीं होते थे, तो उन्हें बताया जाता था कि आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप फ़ोटो खींच के हमारे पास भेज दीजिए, बाकी की प्रक्रिया हम कर देंगे। पुरुष सोचते थे चलो ये तो अच्छा काम है, तो इस प्रकार से और लालचा में फंस जाते थे। इधर जो पुरुष जिनको मैसेज दिया जाता था कि महिलाएं आपके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है, पुरुष और उतावला हो जाता था। तभी पुरुष को बताया जाता था कि एक टेस्ट करना है, सीमन टेस्ट। आपका सीमन का टेस्ट उस महिला के साथ मैच होगा तब भी संबंध बनेंगे। पुरुष को लगता है कि इसमें क्या है, वो सीमन टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाता है और उस सीमन टेस्ट के नाम पर उस पुरुष से तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये और ऐंठ लिए जाते हैं। पुरुष वो भी देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि पुरुष के अंदर तब तक लालच आ जाती है। इन गोरी महिलाओं के फोटोग्राफ्स जो पुरुष के पास भेजे गए थे, अब वो उनकी लालचा में था। उन्हें लगता था कि उनके साथ संबंध बनाना है। और तो और पुरुष को यहाँ तक बताया जाता था कि इन महिला के साथ आपको संबंध बनाने के लिए आपको आपके नज़दीकी कम से कम 3 स्टार होटल में स्टे करवाया जाएगा। आप घबराइएगा मत, ये 3 स्टार होटल का जो पेमेंट है वो कंपनी ही वहन करेंगी, आपको कुछ नहीं देना। और यदि आपकी लोकेशन के नज़दीक कहीं 3 स्टार होटल नहीं है तो आपकी लोकेशन से दूर मेट्रो सिटी, मसलन दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पर 3 स्टार होटल बुक की जाएगी। वहाँ तक आने का जाने का बाई फ्लाइट की व्यवस्था होगी और ये बाई फ्लाइट का खर्चा भी कंपनी ही वहन करेगी। पुरुष और लालचा में आ जाता है। गोरी स्त्री महिला जिसका फ़ोटो उसके पास भेज दिया गया, वो उसको प्रेग्नेंट होने के लिए उतावली भी है क्योंकि उसका प्रोफाइल उसे पसंद आ रहा है। फिर 3 स्टार होटल में रहना, बाई फ्लाइट चलना और सारा खर्चा कंपनी दे रही है। पुरुष को लगता है कि मेरी तो लॉटरी निकल गई। इसी लॉटरी के चक्कर में वो और फंसता जाता है। और उसके बाद
कुछ समय बीतने के बाद उस पुरुष के पास एक कंपनी का मैसेज आता है और वो मैसेज ये होता है कि हमारी कंपनी में जैसा कि हमने बताया पॉलिसी है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं कर पाए तो कम से कम 5 लाख तो आपको देना ही है, इसलिए हम आपके खाते में 5 लाख रुपए पहले से ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए हैं, ये उसके बाद हम आपको बुलाएंगे और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये 5 लाख रुपए आप अपने खाते से विड्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि भारत सरकार के नियमों तक जीएसटी भरनी होती है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये तो सरकार का कानून है कि जीएसटी देना है। इसीलिए ये जो पैसे भेजे हैं उस पर आपको जीएसटी देनी होगी कम से कम 30,000 रुपये। ये कंपनी के जो व्यक्ति थे आगे जो शिकार ढूंढते थे, उनकी बातों से उन्हें लग जाता था कि इसकी कैपेसिटी कितना है, जितना दे सकता था। मसलन किसी से 30,000 मांग लिए, किसी से 40 मांग लिए, ये मांगते थे। अब पुरुष, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये लोग उन्हीं लोगों को शिकार बनाते थे जो व्यक्ति कम पढ़े लिखे हो, कम समझदार हो और उन्हें लगता था कि ये ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे और हमारी बातों में फंस जाएंगे। ये उन्हीं लोगों को शिकार बनाते थे। अब पुरुष जो हैं वो 5 लाख रुपए में और फंस जाता है। उन्हें बताया जाता है कि आप जीएसटी भरेंगे तभी 5 लाख मिलेंगे, और ये जीएसटी भरेंगे 5 लाख मिलेंगे, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी 13 लाख तक जाना है, उस महिला तक जाना है, 3 स्टार होटल में स्टे करना है, तो शुरुआत जो है वो जीएसटी से होगी। आप जीएसटी भरिए, आपके खाते में 5 लाख आएंगे और हम आपको बुलाएंगे। पुरुष सोचता है कि चलिए 30,000 की ही तो बात है, 30,000 भरे नहीं, खाते में 5 लाख आ गए। फिर उसके बाद गोरी गोरी महिला, शारीरिक संबंध, 3 स्टार होटल में, फ्लाइट से भी जाना है। तो पुरुष उस चक्कर में अपने पास पैसे थे या नहीं थे, यार दोस्तों से उधार लिए या अपनी कोई चीज़ बेच के ली, वो 30,000 रुपये या 40,000 रुपये जितना भी कंपनी के द्वारा मांगा जाता था, पुरुष उनके बताए हुए खाते में पैसा डाल देता था। खाते में पैसे डालने के बाद भी कुछ दिनों तक पुरुष इंतजार करता, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, वक्त बीतता जाता, उसके पास फ़ोन कॉल नहीं आता। उधर पुरुष के अंदर जो है वो उतावलापन बढ़ता जा रहा था। तो पुरुष जब उन नंबरों पर, जिन नंबरों पर अब तक इसका संपर्क हो रहा था, उन्हें फ़ोन करता है तो नंबर बंद मिलते हैं, वहाँ से किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स पुरुष को नहीं मिलता है। अब पुरुष को धीरे धीरे बात समझ में आने लगना शुरू हो जाती है कि हमारे साथ ठगी हो चुकी है, हम ठग लिए गए। और ठगी भी ऐसी हो गई कि वो कहीं जाकर किसी को बता नहीं सकते। पुलिस थाने जाए, कंप्लेन लिखाए तो क्या लिखवाए, पुलिस भी हंसे कि तुमने किस विषय को लेकर के पैसे दे दिए, यार दोस्तों को कह नहीं सकता, घर जाके पत्नी को बताए तो और बखेड़ा, माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नातेदार, किसी को नहीं बता सकता। जो इंसान ये साइबर ठगी का शिकार हो जाता था वो केवल चुप ही रहता था। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि साइबर ठगी का कांड दुनिया के सामने आया कैसे। अब दरअसल हुआ ऐसा कि सोशल मीडिया पर जब ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, उसी दरमियान पुलिस की जो साइबर क्राइम की टीम है उसमें से किसी सदस्य की नज़र इस ऐड पर पड़ गई, और उन्होंने जब इस ऐड को ढंग से खंगाला तो उन्हें बात समझ में आ गई कि साइबर ठगी का कांड हो रहा है। लेकिन साइबर ठग भी बड़े चालाक थे। वो बिहार में बैठ के ठगी कर रहे थे और ठगी का पैसा है वो राजस्थान में बैठे अपने साथियों से के पास भेजते थे। यानी पैसा जो भेजा जाता था वो राजस्थान जा रहा था और घूम के बिहार पहुंच रहा था, और ये बिहार में बैठे हुए थे, तो उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। इधर जो नवादा गांव में जो लड़के ठगी कर रहे थे उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई थी, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा था, और पैसे की तो खासियत है कि जो आता है तो दिखता है, वो छुपाए छुपता नहीं है। इसलिए ये पैसा उनके जीवन स्तर पर दिख रहा था, उनके कपड़ों में दिख रहा था, उनके जूतों में दिख रहा था, उनके मोबाइल में दिख रहा था, उनके पास जो वाहन खरीद रहे थे उससे दिख रहा था। तो गांव के लोगों को शंका होना शुरू हो गई कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं। इसीलिए सूचना पहुंच गई पुलिस थाने तक। वहाँ पास ही में जामताड़ा था जहाँ पर साइबर ठगी का काम हो रहा था, इसलिए वहाँ की पुलिस पहले से सतर्क थी। पुलिस को भी लगा कि कुछ गलत है। जब पुलिस वहाँ तक पहुँची तो गांव के लोगों ने भी बताया कि ये लोग मछली पालन के नाम पर उस ऊंचे मचान पर सारे दिन बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। तकरीबन 25 से 30 लड़के हैं, और हमने ना तो तालाब में कोई ढंग की इतनी मछली देखी है, नहीं यहाँ पे कोई बड़ा मछली का व्यापारी देखा है। फिर इनके पास अचानक से ये पैसा, ये लाइफस्टाइल चेंज कैसे हो गई। पुलिस ने जब वहाँ दबिश देने की कोशिश की तो वो ऊंचे मचान पे थे, इसलिए दूर से उनको पुलिस आता हुआ दिख जाती है, वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इसी भागा दौड़ी में पुलिस के हत्थे 8 लड़के लग जाते हैं। इन 8 को पुलिस थाने लेके जाती है और अच्छे से पूछताछ करती है तो सारा कांड सामने आता है। पुलिस के सामने एक और दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि जो पुरुष जो
ठगी के शिकार हुए वो सामने आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सामने आने पर लोक लज्जा होगी, घर में बखेड़ा होगा, जग हंसाई होगी और मिलना कुछ है नहीं। तो वो आ नहीं रहे थे। पुलिस ने जैसे तैसे जो ठगी के शिकार हुए उन लोगों को समझाने की कोशिश की और उनमें से 1 या 2 लोग सामने आए और उनको भी पुलिस ने विश्वास दिलाया कि आपका नाम पूर्णतया गुप्त रखा जाएगा, आपकी घटना जो आपके साथ घटित हुई पूर्णतया गुप्त रखी जाएगी, आप शिकायत दर्ज करवाइए। 1-2 शिकायत के दम पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। जब ये घटना सामने आई तो बाकी के साइबर ठगों ने भी इस प्रकार के ठगी का काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। कहते हैं नवादा के ये जो लड़के हैं उन्होंने तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए की ठगी कर दी। ये बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये हरियाणा, पंजाब, इस क्षेत्र के जितने भी लोग थे यहाँ पर सबको उन्होंने अपना शिकार बनाया। तो इस कहानी में आपके लिए क्या है? आपके लिए देखिए सीधी सी बात है, हम सब लोग ठगे कब जाते हैं? जब हमारे अंदर लालच पैदा होता है। हम कम चाहत में ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं या कम मेहनत में ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, तभी हम ठग लिए जाते हैं। इसलिए सीधी सी बात है कि हमें लालची नहीं बनना है, हमारी लालच पर नियंत्रण रखना है, तभी आप ठगी के शिकार से बच सकते हैं। क्या आपके पास इस प्रकार से कोई ठगी का कोई फ़ोन कॉल्स आया या किसी ने ठग करने की कोशिश की? अगर आपके पास ऐसा कुछ हुआ है तो आप विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। किस विषय पर आप कहानी सुनना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला है, आप लिख लीजिएगा, अगली कहानी आप ही की होगी। आपने यहाँ तक कहानी सुनी ली है तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारी कहानी कहने का प्रयास पसंद आ रहा है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।